Hey students, we have done till question number 20 of this exercise. We are doing 3-dimensional geometry. तो 21 से स्टार्ट करते हैं. जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको देख लो अच्छे से. स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस करते हुए चलोगे तो अच्छे से समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 21. शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. तो एक कोड बना देते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं इनको. ठीक है, इसी ऑर्डर में ही लिखते हैं. ए बी सी डी इसको मान लेते हैं हम. 2 3 4 -1 -2 1 और ये हो गया 1 2 5. कोई भी पैरेललोग्राम मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दो या ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दो. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल दिखा देंगे. हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी को पैरेलल दिखा देना सी डी के और ए डी को पैरेलल दिखा देना बी सी के. तो उसके लिए ये चारों निकालनी भी पड़ेंगी. चलो निकालते हैं. पहले एक पेयर ले लेते हैं. ए बी निकालेंगे तो आपको पता है ए बी कैसे निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म में. ए बी बी माइनस ए 2 -4 -2 वेक्टर्स जरूर रिवाइज कर लेना इसको करने से पहले. 3 - 7 इज -4, 4 - 8 इज -4. फिर निकाल देते हैं, एक पेयर निकाल रहे हैं ना सी डी. सी डी यानी कि डी माइनस सी. 1 -1 2 हो गया. 2 -2 4. 5 -1 इज 4. ठीक है, तो इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स a1/a2 निकाल देते हैं. ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब जिसमें पैरेलल कैसे प्रूफ कर देते हैं जब ये इक्वल आ जाता है. a1/a2 यानी कि ये आई कैप के कोफिशिएंट -2/2 यानी कि -1. b1/b2 -4/4 यानी कि -1. c1/c2 -4/4 यानी कि -1. क्योंकि ये तीनों इक्वल आए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये पैरेलल है. ए बी पैरेलल टू सी डी. बिल्कुल सेम आप ए डी और बी सी निकाल के करोगे और फिर बोलोगे क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम. तो ए डी और बी सी का भी करते हैं. ए डी यानी कि डी माइनस ए, d minus a. 1 - 4 - 3. 2 - 7 is -3. नहीं, 2 - 7 is -5. 5 - 8 is -3. AD और क्या करना है, BC. BC मतलब C - B. C - B -1 -2 -3 -2 -3 -5. 1 - 4 is -3. तो देख के ही पता चल रहा है इक्वली आएगा. -3/-3 ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और C1/C2 भी क्या आ गया, मतलब 1. तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, सो AD पैरेलल टू BC and since the opposite sides are parallel, so these are the vertices of parallelogram, hence proved. Next देखो क्वेश्चन नंबर 22. show that the points are the vertices of rhombus. तो देखो रोम्बस में क्या कर सकते हो, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर सकते हो, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं रहेगा. मतलब आपको साइड्स इक्वल दिखानी होती है ना, तो पैरेलल के चक्कर में मत पड़ो, सीधे सीधे सारी साइड्स को इक्वल दिखा दो. ABCD मान लेती हूँ इनको 5. तो क्या करोगे, सारी साइड्स निकाल दो. ए बी, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी √ ये होता है. मैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ. x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. ये तो किस में होता था, 2D में. यहाँ पे एक z भी है ना, तो z भी इंक्लूड हो जाएगा. ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल है. तो ए बी निकाल दो. ए बी 7 - 5 2 का स्क्वायर -4 + 1 -3 का स्क्वायर. 7 - 1 इज 6 का स्क्वायर. ठीक है, तो ए बी कैसे आया, समझ में आया. ये फॉर्मूला यहाँ तक ये होता था ना, सिर्फ वहाँ उसमें ये नहीं था, ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं था. थर्ड जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर का अंडर रूट.
तो ये आ गया 4 + 9 + 36 मतलब कि 49 जो कि आ गया 7 ±7, लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता तो 7। ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल देते हैं। ए बी कितना है 7, बी सी 1 - 7 यानी कि -6 का स्क्वायर, -6 + 4 -+ हो जाएगा ना, -2 का स्क्वायर, 10 - 7 3 का स्क्वायर, तो वही आएगा देखो 36 + 4 प्लस ये मतलब 49 जो कि क्या हो गया 7, ये भी 7 आ गया। ऐसे ही सी डी निकाल दो, सी डी -1 -1 -2 का स्क्वायर, -3 + 6 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 - 10 - 6, तो ये भी सॉल्व करके क्या आ जाएगा 7। सिमिलरली इसका भी डिस्टेंस खुद से निकाल लेना, ए और डी का भी निकालोगे तो 7 आएगा। तो फिर क्या लिखोगे, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए आ गया। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू द जॉइन ऑफ पॉइंट बी एंड सी, मतलब ये है आपका क्वेश्चन। बी और सी लाइन है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए से। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ इस पॉइंट को इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसको मैं पॉइंट को मान लेती हूँ डी और इसको फिलहाल मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कि यू हैव दिस इज ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो हम क्या करेंगे, ए डी निकाल देते हैं, बी सी निकाल देते हैं। ए डी क्या हो जाएगा, ए डी मतलब डी माइनस ए एक्स -1 आई कैप प्लस वाई -0 यानी कि वाई जे कैप जेड -3 के कैप। और बी सी निकाल देते हैं, बी सी मतलब सी माइनस बी 3 - 4 -1 5 - 7 -2 3 - 1 2। क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो आपको पता है क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2, ये पुराने क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ, ये 0 हो जाता है। और A1 A2 B1 B2 ये क्या है इनके कोफिशिएंट्स। तो x1 x -1 इंटू -1 प्लस y इंटू -2 प्लस z -3 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, -x + 1 -2y प्लस 2z -6 मतलब -x -2y प्लस 2z और -6 + 1 -5। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। कैसे आई, जब हमने माना मतलब जब हमने कैलकुलेट किया कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है उसको 0 के, लेकिन ये एक्स वाई जेड इससे काम तो चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, आगे सोचना है कि आगे क्या करें। तो हम मानेंगे इसमें हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। हम मानेंगे कि ये जो पॉइंट है ना डी, ये बी और सी को m/1 में डिवाइड कर रहा है। तो जब ये तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं, उसका फॉर्मूला भी वही है जो हमने 10th में यूज़ किया था, याद किया था, बस यहाँ पे z कोऑर्डिनेट और इंक्लूड हो गया। m/1 में तो हमने डिवाइड कर दिया, तो x y और z कैसे निकलते हैं, ऐसे ही मैंने z यहाँ नहीं लिखा, जरूर जगह नहीं थी, पर वो भी ऐसे ही हो जाएगा। x2 ये अगर हम x2 y2 z2 ये हैं और x1 y1 z1 ये हैं, वही 10th वाला फॉर्मूला ही है। तो क्या हो जाता है m इंटू मतलब m1 और m2 ये हुए ना, अगर यहाँ पे m1 m2 होते हैं तो क्या होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही z के लिए हो जाएगा z2 m1 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलो यहाँ पे कर देते हैं x कोऑर्डिनेट, यानी कि x की वैल्यू किसकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी इक्वल हो जाएगी 3 इंटू 3m प्लस 1 इंटू 4 अपॉन m प्लस 1। y क्या हो गया m इंटू 5m प्लस 1 इंटू वाई वाला कोऑर्डिनेट 1 इंटू 7 अपॉन m प्लस 1। और z क्या हो जाएगा, z वाला कोऑर्डिनेट देखना है m इंटू 3 3m प्लस
1 इंटू 1 1 + 1। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनको इस इक्वेशन में रखोगे, एम की वैल्यू निकालोगे, वापस से इनमें रख के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो रख देते हैं ये वैल्यू, इसमें रखते हैं। -x ये है 3m + 4/m + 1 -2y ये है 5m + 7/m + 1 प्लस 2 नीचे लिख देती हूँ, 2z ये है 3m + 1/m + 1 और 5 को मैं -5 को इधर लेके जा रही हूँ = 5 में। सबके एलसीएम m + 1 ही है तो सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। माइनस अंदर क्या, -4 -10m - 14 प्लस 6m + 2 1 2 = 5 अपॉन m + 1 था ना इधर की साइड, वो मैं इधर लेके चली गई क्योंकि सबका एलसीएम m + 1 ही आएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -13 + 6 मतलब -7m, 18 में से 2 गया 16 = 5m + 5, तो ये इधर आ गया तो -12m, इधर जाएगा तो 21, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/- 12, काट देते हैं 7 और मतलब m की वैल्यू आ गई -7/4। बस कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, m की वैल्यू यहाँ रखो, x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो x आ गया 3m माइनस ये है +4/, इसको बस कैलकुलेट करना है। 21 4 4 = 16/4 -7 + 4/4, रेसिप्रोकल करोगे 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -5/-3, माइनस से माइनस मतलब y x कोऑर्डिनेट आ गया 5/3। सिमिलरली y में डालना m की वैल्यू -7/4 और z में, और आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो d के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने थे। समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी वीडियो फिर से पीछे करके देख लो, समझ में आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाया इसमें हमने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। A, B, C are 3 points and D is the foot of perpendicular। A, B, C 3 पॉइंट्स हैं। D is the foot of perpendicular of D is the foot of the perpendicular from A से on BC, मतलब ये है, ठीक है। ए बी सी 3 पॉइंट्स है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, इसके बिल्कुल इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है जिसको मैं एक्स वाई जेड मान रही हूँ। और ये बिल्कुल 23rd क्वेश्चन का भाई है, तो अब खुद से इसको ट्राई करोगे, खुद से निकालोगे, बिल्कुल वही करना है जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। बिल्कुल वैसे ही पहले क्या करोगे, ए डी निकालोगे, बी सी दोनों को परपेंडिकुलर है तो वही वाली इक्वेशन लिखोगे बिल्कुल जो पीछे किया है, और इक्वेशन लिख के फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मानेंगे कि ये m/1 में डिवाइड कर रहा है। m की वैल्यू निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स में रखोगे, सेक्शन फॉर्मूला निकाल के बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा करना है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। 23 समझ में आ गया तो ये तो कर ही लोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये भी एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइंस ऑफ एंगल ए यानी कि कॉस ए आपको निकालना है, ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ठीक है। ये बना देते हैं हम, ए बी सी है -1 और 2, बी की वैल्यू है 6 11 और 2 1 2 6। कॉस ए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर्स निकाल दो, ठीक है। आपके पास फिर फॉर्मूला है ही तो बहुत सिंपल है, देखते जाओ कैसे कर रही हूँ। ए बी निकालते हैं हम, ए बी मतलब बी माइनस है, 6 - 1 5, 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, 2 - 2 0। बी सी निकालते हैं, सॉरी ए सी निकालते हैं, क्योंकि कॉस ए निकालना है तो कॉस ए किसके बीच के एंगल है, इस और इस वेक्टर का, तो ये वेक्टर निकाल दो। और ये ए सी मतलब सी माइनस है, 1 - 1 0, 2 माइनस माइनस ये जे हो गया 3j, 6 - 2 4, के होगा यहाँ पे 4k। फिर आपको पता है कॉस थीटा, दो वेक्टर्स के बीच का कॉस थीटा क्या होता है, वही फॉर्मूला लगाना है, a1 a2 + b1 b2, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो डायरेक्शन को साइन पता होते हैं तो दूसरा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये लगेगा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन
अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। चलो cos A 5 इंटू यहाँ पे आई का आपका तो कोफिशिएंट है नहीं तो ये 0 हो गया। B देखो 12 इंटू 3 प्लस C यहाँ पे नहीं है तो 0 इंटू समथिंग भी 0 ही हो जाता है। A1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे K नहीं है 0 का स्क्वायर। 0 आई गया तो 0 हो गया। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो हो गया cos A प्लस माइनस ये तो 0 ही हो गया 36 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 144 और इधर आ गया 3 का स्क्वायर 9 और ये 16 प्लस माइनस 36 ये कितना आएगा 169 का स्क्वायर रूट 13 25 का स्क्वायर रूट 6 तो ये आ गया 36 अपॉन 65। ठीक है, कट नहीं सकता, यही होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, मतलब यही करना था आपको, जो भी एंगल निकालना होता है ना, जिसका भी कोई साइन निकालना होता है, वो किसके बीच में, कौन से दो वेक्टर्स के बीच में, वो दो वेक्टर्स निकालने हैं और इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 26, इफ ए बी सी आर द पॉइंट्स, ये रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ए बी सी डी ये पॉइंट्स दे रखे हैं, क्योंकि प्रूव करना है ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ए बी सी डी तो निकालना पड़ेगा, निकाल देते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस है यानी कि -1 -6 -7 -7 माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब -7 + 6 -j 6 - 0 6 ही हो गया। सी डी D - C 2 - 3 - 1 -9 + 4 -5 2 - 4 -2। ठीक है, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, तो हम पहले निकाल के देख लेते हैं। अगर ये 0 आ गया तो अच्छी बात है। A1 A2 -7 × -1 प्लस -1 × -5 प्लस C1 C2 ये होते हैं 6 × -2 7 ये 5 - 12 -12, तो क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया है, इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। चलो अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक हम क्यूब बना देते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक्सिस बना देते हैं x y और ये z, और यहाँ पे मैं एक क्यूब बना देती हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसको ना अब आपको थोड़ा सा इमेजिन भी करना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, ये इसका एक एज हमने लिया ओरिजिन पे, इसको पहले हम, हाँ ठीक है चलो, ये ओरिजिन पे लिया है इसका एक साइड जो है, मतलब एक जो वर्टेक्स है 0 0 0 हो गया। अब देखो ये जो लेंथ मानी है ना, क्यूब की सारी लेंथ 1 मतलब सेम होती है ना, तो एक लेंथ जो है वो 1 मान लो, तो इसका मतलब सारी एजेस जो हैं वो इसके 1 हो गए। इसका कोऑर्डिनेट, अच्छा हम एक काम करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं डायगोनल्स, वो ही कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, उसके अलावा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हम डिसाइड कर लेते हैं, मतलब एक तो दो डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालना है ना, तो एक तो डायगोनल यहाँ 0 से लेके ये आगे वाला, इसको मैं ए नाम दे देती हूँ, ये हो गया 0, मतलब एक तो हम ओ ए डायगोनल निकालेंगे, और दूसरा ये, अब ये इमेजिन करना, ठीक है, 3D में इमेजिन करने का आपका काम है ये। ठीक है, एक ये डायगोनल हो गया कॉपी, इसमें तो छोटा दिख रहा है ना ओ ए, लेकिन दोनों सेम ही होंगे डायगोनल। ठीक है, ओ ए, और इसको नाम दे देते हैं बी और सी। तो अब हमें इतने उसमें नहीं फंसना कि यार ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, हमें अपने सिर्फ ओ ए बी और सी से मतलब है, क्योंकि हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता लगेंगे तो हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स निकालेंगे और फिर उसके बीच का एंगल निकालेंगे। तो ओ तो चलो बहुत ईजी सी बात हो गई, 0 0 0 ही हो गया। ए पे आते हैं। ए जो है
यहाँ से और यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना होगा, ए जो है ना वो आगे है मतलब, तो उसका एक्स डिस्टेंस भी 1 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई भी 1 होगा और जेड भी 1 होगा, क्योंकि वो यहाँ पे आगे है इस एक्सिस पे। तो ये जेड एक्सिस से भी 1 है, एक्स से भी और वाई से भी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 1 1। बी देखो, बी जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जेड एक्सिस वाला ही होगा, जैसे जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है 2 डायमेंशन में, उसका एक्स एक्सिस ही होता है ना कोऑर्डिनेट, वाई तो 0 हो जाता है। इसी ये जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका एक्स और वाई हो गया 0। समझ में आया, क्योंकि सिर्फ इसकी जेड वाली लेंथ ही होगी 1। अब देखते हैं सी। सी जो है वो किस पे है, एक्स वाई प्लेन पे, तो इसका जेड 0 हो गया, तो यानी कि ये क्या होगा 1 1 0। ये फिर से सोच लेना कि ये कैसे आया है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस 1 हुआ तो y कोऑर्डिनेट 1 हो गया, ये वाला डिस्टेंस x से जो डिस्टेंस है ये भी 1, तो ये 0। बस अब आगे कुछ नहीं करना है। ए ओ बी सी हमें पता चल गया, एक डायगोनल ये है, एक ये है। ओ ए कितना होगा, a -0 यानी कि 1 -0 मतलब वही आ जाएगा i कैप j कैप k कैप। बी सी निकाल देते हैं, बी सी मतलब c माइनस बी, 1 -0 1 1 -0 1 0 -1 -1। एंगल के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता है, a1 a2 पता है, b1 b2 वो सब, तो एंगल निकालना था ना, तो हम वही एंगल निकालने के लिए cos थीटा लगाएंगे। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। a1 a2 ये तो आपको पता ही है, a1 a2 है, ये कोफिशिएंट b1 b2, ये c1 c2, तो a1 a2 कितना हो गया, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर। फिर इस वाले में इसको हटा देती हूँ। a2 b2 और c2 ये इसके कोफिशिएंट्स होंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना है, माइनस हो या प्लस हो, सबका स्क्वायर तो प्लस ही आ जाता है ना, ठीक है। तो ये -1 से 1 तो कट गया, तो cos थीटा कितना आ गया, ऊपर आ गया +-1। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये भी कितना आ गया 3, तो यानी कि cos थीटा कितना हो गया 1/3। मतलब एंगल, यहाँ पे cos थीटा नहीं पूछा था, एंगल पूछा था, यानी कि थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/3 इज दी आंसर। तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। आंसर्स में ना कई बार कहीं पे शायद प्लस माइनस मिसिंग है, या प्लस माइनस का इधर उधर बुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो उसको ध्यान से देख के कर लेना। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जिसको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो वेक्टर्स रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस अच्छे से स्टडी करो, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, फॉर्मूले ही अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।